हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, हम संख्या पद्धति में 2 क्लास पढ़ चुके हैं और हमने 2 क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा है तथा उनकी विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ रखा है। आज हम संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि विगत पिछले वर्ष की परीक्षाओं में लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा है, यह संख्या दिया गया है और इस संख्या में हमें क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान से अर्थ है हमारा जिस स्थान पर वह अंक है, जिस स्थान पर वह अंक है उस स्थान का मान कितना है, उस स्थान का मान कितना है। यदि हमने कह दिया कि हमने कोई संख्या ले रखा है ऐसे 72, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं यह इकाई अंक होता है, यह दहाई अंक होता है, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, ऐसे होता रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, अर्थात 3 किस स्थान पर है, 3 किस स्थान पर है। यदि हम इसे देखें तो 4 3 9 5 0 9 5, यदि हम इसे काउंट करें तो यह हमारा इकाई अंक है और यह दहाई अंक है, यह सैकड़ा, यह हज़ार, यह 10,000, यह लाख, यह क्या है? लाख है। अर्थात इस संख्या में हम कितने से भाग नहीं गुणा करेंगे। इस संख्या हम कितने से गुणा करेंगे? जिस स्थान पर है उसका हम गुणा करते हैं। जिस स्थान पर वह संख्या है या फिर जिस स्थान पर वह अंक है हम उससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमारा 3 हो गया, इससे हमको गुणा करना है। यह लाख स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इसमें 1 लाख से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 लाख से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा? 3 लाख। हमारा उत्तर क्या होगा? 3 लाख। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। हमारा कौन सा आंसर सही है? ये 3 लाख। स्थानीय मान वह होता है जो स्थान के मान को दर्शाता है। जिस स्थान पर वह अंक है उसके मान को दर्शाता है कि नहीं, इस स्थान का मान, इस अंक इस स्थान पर है, अर्थात इस स्थान का मान यही है। जैसे यदि हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने ये 72 ही ले रखा है, यदि इसको अलग अलग हम करें तो ये हमारा क्या होगा? 2 होगा। और हमारा यह क्या होगा? ये दहाई के स्थान पर है तो इसमें हमारा 10 का गुणा होगा, अर्थात यह क्या होगा? 70 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ें, 70 और 2 दोनों को जोड़ दें तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? फिर 72 मिलता है। तो ऐसे ही यदि हम स्थानीय मान के अंकों को अलग अलग सेपरेट करके भी जोड़ें तो फिर हमारा अंक वही फिर से प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारा अंक वही क्या हो जाएगा? फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो बात समझ गए स्थानीय मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है कि 2 3 5 6 8 5 5 2, इसमें क्या करना है? 8 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वह होता है जो उस अंक के स्थान के मान के बारे में प्रदर्शित करे, जो उस अंक के स्थान के मान के बारे में बताए, वह हमारा स्थानीय मान होता है। लेकिन जाति मान क्या होता है? तो जाति मान क्या होता है? जाति मान वह अंक स्वयं होता है। अर्थात जैसे हमने कह दिया 8, तो यह स्वयं 8 के जाति का अंक है। यदि हमने 7 कह दिया तो यह 7 के जाति का अंक है। तो कोई भी यदि संख्या है, उस संख्या में जो नंबर है, उस संख्या में जो भी नंबर है वह उस जाति का होता है। यदि हम कह दें 15 में इनकी जाति बताओ तो इसकी जाति क्या होगी? 5 की अलग जाति है, 5 अपनी जाति अलग का है और 1 अपनी जाति अलग का है। तो जाति मान वह अंक स्वयं होता है। जाति मान वह अंक स्वयं होता है। यदि इस प्रश्न में देखें तो हमें क्या निकालना है?
हमें 8 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर मतलब घटाना। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, स्थानीय मान। पहले हम इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा 325685552। यदि हम इसका स्थानीय मान देखें तो यह किस स्थान पे है, यह इकाई है, यह दहाई, सैकड़ा और हज़ार। यह किस स्थान पर है, हज़ार, अर्थात 8 गुणे 1000। इसका मान क्या है, 8000। इसका मान है 8000। यह तो हमारा मिल गया स्थानीय मान, यह हमारा मिल गया स्थानीय मान। यह हमारा क्या मिल गया, स्थानीय मान। लेकिन हमारा जाति मान क्या है, हमारा जाति मान है 8। हमारा जाति मान क्या है, 8। हमारा जाति मान हमारा क्या है, 8। और हमें इसमें से क्या करना है, स्थानीय मान में से जाति मान को घटा देना है। स्थानीय मान और जाति मान का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान में से अगर जाति मान को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7992, 7992। यदि हम 8000 में से 8 घटाएं तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 7992। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय मान वह अंक होता है, वह मान होता है जो उस अंक के स्थान को प्रदर्शित करता है। लेकिन जाति मान वह अंक स्वयं की जाति का होता है, अर्थात उस अंक का जाति मान वह अंक स्वयं ही होगा। वह अंक क्या होगा, स्वयं होगा। अर्थात हमारा इसका उत्तर कौन सा सही है, हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न हमारा यही है कि 38,597 कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का अर्थ है कि यदि हम इस संख्या में 3 से भाग दें, यदि हम इस संख्या में 3 से भाग दें तो उसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमारा क्या बचे, 0 बचे। शेषफल हमारा क्या बचे, 0 बचे। तो 3 से विभाजिता का नियम जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 3 से विभाजिता के नियम क्या कहता है इसमें कि जो भी संख्या दी गई उसके सभी अंकों को यदि हम आपस में जोड़ दें, दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ने पर उनका योगफल क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। उनका योगफल क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। यदि हम इसको जोड़ें, इसके अंकों को यदि हम जोड़ें तो यह अंक क्या क्या हैं, 3, 8, 5, 9 और 7। अर्थात 8 3 11, 11 5 16, 16 9 23, 23 7 30, 8 3 11, 11 5 16, 16 16, 16 9 25, 25 7 32। हमारा इसका योगफल कितना आ गया, 32। यदि हम देखें 32 3 से पूरा विभाजित है, नहीं है। यदि 3 से यह पूरा विभाजित नहीं है, अर्थात हमें क्या करना है, कोई इसमें ऐसी संख्या जोड़ना है जो इससे 3 के गुणज के पास पहुंचा दे। तो हमारे पास इसका योग आ गया है 32। यदि हम इसमें 32 में क्या जोड़ दें कि वह 3 के गुणज के पास पहुंच जाएगी, तो 32 में यदि हम 1 जोड़ दें, 32 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाता है 33। हमारा उत्तर क्या आ जाता है, 33। यदि देखिए तो 33 3 का गुणज है, अर्थात 3 से विभाजित है। तो हमें क्या करना है, जो हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है ना, जो हमें इस संख्या में जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है इसका गुणज बनाने के लिए, वही हमारा उत्तर होता है। अर्थात हम इस संख्या में क्या जोड़ेंगे कि यह 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट देखते हैं 2 स्टार 3 4 5। यह प्रश्न क्या बोल रखा है,
2 स्टार 3 4 5। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर लुप्त अर्थात स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा। यदि हम देखें तो 9 से विभाजिता का नियम, यहाँ 9 से पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहा है। किससे? 9 से पूरा विभाजित होने की बात कर रहा है। अर्थात हम देखेंगे 9 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है, तो 9 से विभाजिता का नियम भी 3 के विभाजिता के नियम के सेम ही है। इसमें भी यदि हम सभी दिए गए संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दें, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दें तो वह 9 का गुणज होगा, तभी वह 9 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा, तभी वह 9 से पूरा विभाजित होगा। तो यदि हम इसे जोड़ें तो हमारा क्या आ जाता है, 2 स्टार 3 4 5। यदि हम इसके जोड़े तो 5 4 9 5 4 9 9 3 12 12 2 15 सॉरी 12 2 14 14 प्लस स्टार आ रहा है, 14 प्लस स्टार आ रहा है। अभी स्टार की जगह पे हम क्या रखें कि यह हमें 9 का गुणज मिल जाए। स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि हमें यह 9 का गुणज मिल जाए। यदि हम 1 रखते हैं, यदि हम 0 रखेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो 14 कभी 9 का गुणज होगा, नहीं होगा। यदि हम 1 रखते हैं, यदि हम 1 रखते हैं तो 15 होगा। यह 3 का तो गुणज है लेकिन 9 का गुणज है, नहीं है। यदि हम इसके स्थान पर 4 रखें तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, 18। हमारा मिल जाएगा 18, जो 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है। अर्थात यदि स्टार की जगह पर, इस स्टार की जगह पर हमारा मान क्या होगा, 4 होगा। हमारा मान क्या होगा, 4 होगा, तभी यह संख्या क्या होगी, 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोल रखा है कि संख्या 1,43,865 143,865 निम्नलिखित किससे विभाजित है। जो इस ऑप्शन में सभी संख्याएं दी गई हैं ना, सभी जो अंक दिए गए हैं, इनमें से किससे विभाजित है, हमें यह देखना है। तो यदि हम विभाजिता का नियम पढ़े हैं तो इसके 2 आधार हैं, और इसमें सबसे अच्छा मेथड माना जाता है कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें। हम किसके अकॉर्डिंग करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। जैसे यदि हम इस संख्या को देखें, यदि हम इस संख्या को देखें तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। अर्थात यह संख्या जब भी होगी तो 5 से पूरा विभाजित होगी, 5 से तो पूरा विभाजित होगी। और यदि अंत में यह विषम संख्या है, विषम अंक आ गया, अंत में यह विषम अंक आ गया तो यह कभी भी सम अंकों से विभाजित होगा, नहीं होगा। यह कभी भी 2 4 6 8 इन सब से विभाजित होगा, नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक विषम आ गया तो वह सम अंकों से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता है। अर्थात जिस ऑप्शन में हमारा देखो सम अंक दिख रहा है वह तो सीधे बाहर हो जाएगा। जैसे इसमें 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो यह तो नहीं होगा। इसमें 2 दिख रहा है, यह भी नहीं होगा। इसमें 2 दिख रहा है, यह भी नहीं होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि इससे भी संतुष्ट नहीं है तो हम बारी एक से चेक कर सकते हैं। जैसे हम विभाजिता का नियम पढ़ रखे हैं कि विभाजिता का नियम, इसमें जैसे 3 का हमने कह दिया, 3 का हमने कह दिया तो 3 के विभाजिता का नियम क्या है कि सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो वो 3 का क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा, 3 का गुणज मिलेगा। यदि इसे हम जोड़े तो 4 1 5 5 8 13 13 6 19 19 5 24 19 5 24 24 मिल गया। तो यह तो 3 से विभाजित है। और 4 से देखें तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि पीछे के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 से यदि हम इसे विभाजित करेंगे तो 16 चौक 64, 1 बच जा रहा है हमारा शेष। 8 से विभाजिता का नियम क्या है कि यदि 3 अंक, तो 8 से भी नहीं होगा। लगभग सब अगर सम अंक से हम इसे विभाजित करना चाहें तो पूरा विभाजित हो ही नहीं पाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही डी होगा। अगर डी में सभी से देखना है तो 3 से तो मिल ही गया,
5 से भी मिल गया और 9 से भी, यहाँ पे कितना और था, 3 था ना शायद, हाँ 3 और था, यहाँ पे शायद 3 था, सही है, नहीं यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे बीच में 3 था, क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, किसे किसे याद है? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कभी भी विभाजित न हो, किसी भी तीसरी संख्या से कभी भी विभाजित न हो, जो स्वयं से केवल विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वही हमारा क्या होगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। वही हमारा क्या होगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। यदि हमें अभाज्य संख्या पहचानना है तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें यह देखना है कि क्या यह संख्याएँ किसी और संख्या से विभाजित हैं, क्या ये जो ऑप्शन में संख्याएँ दी गई हैं किसी और संख्या से विभाजित हैं। तो यदि हम फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए को देखें, यदि हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पर है 81 है। 2 की विभाजिता का नियम काम नहीं करेगा, लेकिन 3 के विभाजिता के नियम में यह पकड़ा जाएगा। यदि इसे 8 1 9 कर लें, 8 में 1 जोड़ लें तो 9 हो जाता है, जो कि 3 से विभाजित है। अब देखिए यह 81 स्वयं से भी विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, लेकिन एक अन्य तीसरी संख्या 3 से भी विभाजित होने लगा, 9 से भी विभाजित होगा, 27 से भी होगा, अर्थात यह है नहीं है, यह अभाज्य संख्या है नहीं है। सेकेंड देखते हैं 83 अगर देखें हम तो यह लगभग किसी से विभाजित नहीं होगी, यह अभाज्य संख्या है। लेकिन और हम इन दोनों को चेक कर लें, यदि हम इन्हें चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यदि हम इन्हें चेक करें तो हमें मिलता है यहाँ पे इस संख्या में अंत में क्या है 5 है, अंत में क्या है 5 है। और हमने विभाजिता का नियम पढ़ रखा है कि जिस भी संख्या के अंतिम अंक, जिस भी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 होता है तो हमारा क्या होता है 5 से विभाजित होता है, वह क्या होता है 5 से डिविजिबल अर्थात विभाजित होता है। तो यह भी नहीं होगा। और हमारा यदि अंतिम में देखें 87 तो इनके अंकों को आपस में जोड़ दे तो 8 7 क्या होते हैं 15, अर्थात ये 3 से विभाजित हैं, अर्थात यह 3 से विभाजित है। तो यह भी नहीं होगा। हमारी अभाज्य संख्या इसमें क्या है 83 है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं यदि संख्याओं पर आधारित है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लग जाते हैं। यदि हम ऑप्शन पे थोड़ा केयर कर लें तो हमें समय का बहुत ही बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड, गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब उसके भाग। जैसे हमने कह दिया 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, एक शब्द पर ध्यान देना होगा कि जो भी हम गुणनखंड करें वह अभाज्य होना चाहिए। यदि हम 12 का गुणनखंड करें, गुणनखंड क्या होता है कि इसको तमाम संख्याओं में तोड़ना। जैसे हमने कह दिया 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यदि इनका हम गुणनखंड करें तो इसे 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, है ना। इसे हम 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4 इस 3 टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम इसमें देखें कि अभाज्य, क्या यह अभाज्य गुणनखंड है, क्या यह अभाज्य गुणनखंड है, तो यह भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें 12 अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें देखते हैं तो 2 अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह भी हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। इसमें 3 अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अर्थात इसे क्या करेंगे, यदि हम इसे और तोड़ दें, जैसे यह 3 है और इस 4 को भी हम अभाज्य गुणनखंड कर दें, 4 का भी क्या कर दें अभाज्य गुणनखंड कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 का पूरा अभाज्य गुणनखंड। अर्थात 3 गुणे 2 गुणे 2 हमारा 12 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही यदि हम 6 को भी तोड़ दें तो इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो यह भी क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात ये सेम आ रहा है। तो 12 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसका एक और नियम है, यदि हम इसे जैसे लस प निकालते हैं ना,
उस प्रकार से भी कर सकते हैं। 12 हमारा हो गया। सबसे पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें काटना है। तो यदि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो हमारा 2 है, तो 2 से यदि हम इसमें भाग देते हैं तो 6 आ जाता है, फिर 2 से देते हैं 3 आ जाता है, फिर यदि हम 3 से देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4 3 12। समझ गए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो ऐसे ही यदि हम इस टाइप से 1000 का गुणनखंड निकालें, इस टाइप से यदि हम 1000 का गुणनखंड निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं, तो 2 पंजे 10, फिर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 शेष बचा और इसके पास गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10 0। फिर यदि हम 2 से इसे कट करें, 2 से यदि हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे गया 10, 2 पच्चे 10। अब हमारा अंतिम अंक 5 आ गया, तो यह 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। तब इसे हम किससे करेंगे, इसे हम अब 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से भी विभाजित नहीं होगा, न तो 4 से होगा। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी के 10 और यहाँ पे 2 बचा 50 25। फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। अर्थात हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड यही मिल गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। ये तो यह तरीका हो गया और लंबा प्रोसेस है। लेकिन यदि हम छोटा प्रोसेस देखें, यदि हम इसका छोटा प्रोसेस देखना चाहें तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑप्शन। ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन में हमारा क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10। ये क्या यह अभाज्य है, क्या यह अभाज्य है, नहीं है। और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10। क्या यह अभाज्य है, नहीं। इसमें भी एक भाज्य संख्या मिल गई 10। लेकिन इसे देखें, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यह हमारा भाज्य है, अभाज्य है, और यह भी हमारा क्या है, अभाज्य है। लेकिन कन्फ्यूजन किस बात की है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो यदि हम 1000 को क्या करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो कैसे करेंगे। देखिए 2 से पहले करा तो यहाँ पे आ गया हमारा 500, क्या आ गया 500। फिर इसे हमने 2 से करा तो हमारा आ गया 250। फिर हमने इसे 2 से करा, आ गया हमारा 125। फिर हमने इसे 5 से करना है, किससे करना है, 5 से करना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा कितना, 25। फिर इसे 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 5, 1 2 3 2, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जब भी गुणनखंड करें तो यदि अभाज्य गुणनखंड दिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन संख्याओं से हम गुणनखंड कर रहे हैं वे संख्याएं हमारी भाज्य कदापि नहीं होनी चाहिए, वे संख्याएं हमारी भाज्य कदापि नहीं होनी चाहिए। बस अभाज्य संख्याओं से हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में दे रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात हो गई। तो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो पहले हम देखते हैं 1 अंकों की, 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो यदि 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या हम देखें तो 1 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 0? नहीं, कभी नहीं। यदि मैंने कह दिया कि हमारे पास 0 आम है तो इसके पास, उसका मतलब क्या है, तो वह छोटा से छोटा मान तो हुआ नहीं। तो हमारा 1 अंक का सबसे छोटा से छोटा मान क्या होता है, 1 होता है। यदि 1 अंक का बड़ा से बड़ा मान देखें तो 9, 8 9, 9 के बाद हमारा क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। 10 हमारा अब 1 अंक का रहा नहीं, अब हमारा क्या हो गया, 2 अंक का हो गया। तो 2 अंक का सबसे छोटा से छोटा संख्या,
और 2 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10। यदि ऐसे ही 10, 11, 12, 13 डॉट 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 गिनते जाएं तो हम एक बार पहुंचेंगे 99 पर। किस पे पहुंचेंगे 99 पर। और ये हमारी 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद जो 100 आ जा रही है ये हमारे 3 अंकों की क्या है छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि 100 से छोटी कोई भी संख्या यदि 100 में से कुछ भी घटाएं तो 199 अर्थात 2 अंकों में आ जाएगी। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या यदि ज्ञात करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है जितने अंकों की बोल रखा है पहले हमने कर लेना है 1, पहले हमने कर लेना है 1। और उसके बाद बोल रहा है कि 6 अंकों का, तो 1 अंक तो हमने पहले से लिख दिया। और उसके बाद कितने अंक 6 अंक तक बनाना है, तो कितने अंक अभी कम है 5 अंक, तो 5 अंकों पर हमारा क्या हो जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा 0। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, देखो यदि बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया 9, हमारा हो गया 9 हो गया। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 99 हो गया। ऐसे ही किसी भी कितने भी अंक का बड़ी से बड़ी संख्या यदि कहा जाए तो आप क्या करेंगे उतना बार 9 कर देना है, उतना बार क्या कर देना है 9 कर देना है, उतना बार क्या कर देना है 9 कर देना है। तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या करें, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1। हमने 1 पहले कर दिया, अब हमें 6 अंक तक करना है, अर्थात कितना 0 लगाना है 5, यह तो हमारा ये हो गया। और उसने बोल रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, अंतर का अर्थ है घटाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा 5, 9, 9, 9 है ना। तो 5 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99,999। यदि हम इससे घटाते हैं तो इसका घटाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से हासिल करा हमने 10 में से गया 9, 1 हो गया, और यहाँ पर 0 0 0 0 0, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। यदि हम 1 लाख में से 9,999 घटाते हैं तो उत्तर हमारा क्या मिल जाएगा, इनका अंतर कितना मिल गया 1, इनका अंतर कितना मिल गया 1। तो छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर आप कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम अर्थात छोटी से छोटी संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा। यदि हम देखें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, पहले हमें लिख लेनी है क्या 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम अर्थात यह हो जाएगा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। और हमें किससे विभाजित करना है 89 से, 89 से क्या करना है पूरा का पूरा विभाजित करना है। यदि ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे 89 से इसमें क्या कर लेंगे भाग दे लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे भाग दे लेंगे। तो 89 से यदि इसमें भाग दें तो यहाँ पर हमारा है 100, हमारा यहाँ पर क्या है 100। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार पहले हमने करा, तो यहाँ पे बचा हमारा 89, इसमें से यदि घटाए तो हमारा मिल गया क्या 110, यहाँ पे बचा 11 और यह 0 है ना 110। अब 89 का फिर एक बार करें हम तो यहाँ पे मिल गया 21, हमारा क्या शेष बच गया 21। अब देखो बच्चे, अब हमें करना क्या है, यदि छोटी से छोटी संख्या का बात है तो हम कुछ ऐसा इसमें जोड़े कि 1000 से थोड़ा ज़्यादा होते होते वह क्या हो 89 से पूरा पूरा विभाजित, 4 अंक की भी हो और छोटे से छोटी भी हो जो 89 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 21 तो है, हमारे पास रिमाइंडर शेष 21 है, लेकिन यदि हमें 89 से विभाजित करना है, हमें 89 तक एक बार और लेके जाना है, तो इन दोनों का अंतर इसमें यदि ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा, 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा। 89 से 89 को घटाएंगे तो 89 बचेगा,
यदि छोटी से छोटी संख्या की बात किया है तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे भाजक है ना, इस भाजक में से हम शेषफल को घटा लेते हैं। भाजक में से क्या करते हैं, शेषफल को घटा लेते हैं। यदि हम शेषफल को घटा लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 68। अर्थात हम 1000 में यदि 68 को जोड़ दें, 1000 में यदि हम 68 को जोड़ दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, यह पूरा 89 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, 89 से विभाजित हो जाएगी। यदि प्रश्न में बोला गया कि छोटी से छोटी संख्या हो, यदि प्रश्न में क्या बोला गया हो, छोटी से छोटी संख्या हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा भाजक है ना, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, उसमें से क्या करें, हम शेषफल को घटा के जो भी आंसर आएगा, जो भी हमारा अंतर आएगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अर्थात इसमें क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले पढ़ा है छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाज्य हो। जो 88 से क्या हो, पूर्णतया विभाज्य हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले हमको लिख लेनी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया, 9999। तो इसको हमको क्या करना है, 88 से विभाजित करना है ना। यदि 88 से विभाजित करना है तो देखेंगे हम, एक बार हमारा भाग जा रहा है, एक बार हमारा क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। हमारा शेषफल क्या बचा, 11। फिर हमने यहाँ पे 9 करा, इसको देखें उसके बाद तो एक बार फिर जा रहा है, हो गया हमारा 88। यहाँ पर शेषफल 1 और यहाँ 11 में से 8 गया 3। फिर हम एक बार करेंगे इस 9 को। अब देखते हैं कितनी बार जाता है। तो हमारा यहाँ पर 88 है ना, देखो गुणा तो इतना बड़ा किसी को याद नहीं होगा। यहाँ पर 88, तो इसको हम ले जाते हैं सबसे पहले, ये किस संख्या, ये किस जीरो के पास है, ये किसी ऐसी संख्या के पास है जिसके अंत में जीरो हो। तो 88 लगभग 90 के पास है। किसके पास है, 90 के पास है। तो हम इसको देखते हैं कि 90 का कितनी बार यदि हम गुणा पढ़ते हैं, 90 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़े, या 9 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि यह 31 या 319 आ जाए। तो हम देखेंगे 9 9 दूनी 18, 9 3 27। तो लगभग ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार। कितनी बार जा रहा है बच्चे, 3 बार। तो 3 बार जा रहा है। यदि हम करें 9 3 27, कितना हो गया, 270। और उसमें से क्या करें, ये जो 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। तो जैसे एक बार हमने गुणा करा तो 2 कम हुआ, फिर एक बार गुणा करा तो 4 कम हो गया, फिर एक बार गुणा करा तो कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। अर्थात जो 270 आ रहा है उसमें से हमको क्या करना है, 6 घटा लेना है। तो हमारा यहाँ पर देखो, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली आप गुणा भी कर सकते हो। 3 8 24, 3 8 24 हो गया 2, फिर 3 8 24, 24 2 26, हमारा क्या हो गया। और इसमें से यदि हम घटा लें तो हमारा मिल गया 5, और इधर 31 में से 6, 11 में से 6 गया 5। तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, 55। हमारे पास क्या बच रहा है, शेषफल 55। इसके पहले वाले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, जैसे सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या थी, 1000 थी। यदि हम इसको इससे छोटा बनाना है, इससे भी छोटा करना है, यदि हम इससे छोटा करते तो हम क्या पहुंच जाते, 3 अंकों में पहुंच जाते। लेकिन हमें क्या करना था, 4 अंकों की संख्या रखनी है। तो हम क्या कर देते, तो उसमें जो भी शेषफल आता था उसको भाजक में से घटाकर उसे हम उस संख्या में जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस 55 को जोड़ें, यदि हम ये जो शेषफल हमारा 55 बच रहा है, यदि इसे हम 9999 में जोड़ें, 9999 में यदि इसमें हम 1 भी जोड़ देते तो यह क्या 5 अंकों का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या 4 अंकों का बताना है, हमें 4 अंकों का बताना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस सीधे सीधे शेषफल को घटा देंगे, सीधे सीधे शेषफल को घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9944। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9944। देखिए बच्चे, थोड़ी सी बस लॉजिक की बात है। यदि छोटे से छोटा, जैसे छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो जो हमारा शेषफल आ रहा है ना, उसे भाजक में से घटाकर जो आंसर आएगा उससे हमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ देना है। लेकिन यदि बोल दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है,
जो शेषफल आ रहा है ना, उसे बड़ी से बड़ी संख्या में से डायरेक्टली घटा देना है। कुछ नहीं करना है, बस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देना है। तो आई होप आज का एक क्लास आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं ना मैथ से डरते रहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डरने वाली बात नहीं है। बस इसमें आप बेहतर समझ रखो और उसे अच्छे से पढ़ो। ये तो कोई रटने वाली चीज़ है नहीं। आप जितनी अच्छी समझ डेवलपमेंट करोगे अपने अंदर, जितनी अच्छी समझ अपने अंदर आप विस्तारित करोगे, उतना ही ये आसान है आपके लिए। तो आज का एक मोटिवेशनल कोटेशन है मेरे पास, हर बार डरकर पीछे हटने से बेहतर यही है कि एक बार डरकर उस डर का जो डर है ना उसका मुकाबला कर लिया जाए। जो बार बार हम लोग पीछे भागाते हैं कि नहीं अरे हमें मैथ नहीं आ रही है, हमें मैथ नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा है कि एक बार देख लेते हैं, मन लगा के देख लेते हैं कि नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम किसी भी चीज़ का अगर डट के मुकाबला करें, मन से मुकाबला करें, तो हमें कभी भी उसमें पराजित नहीं हो सकते हैं। यदि हम मन से मुकाबला कर रहे हैं ना तो हमेशा हम अप होंगे, डाउन कभी नहीं होंगे, है ना। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।